कक्षा 12 के अंदर आज पाठ है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। 6 नंबर का पाठ है ये। इसके अंदर प्रमुख रूप से इस उपमहाद्वीप के सबसे समर्थ ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण किया गया है। महाभारत मूल रूप से संस्कृत का ग्रंथ है। इसमें 1 लाख के लगभग श्लोक है और इसे ऋषि वेद व्यास ने लिखा था। इसका फारसी अनुवाद है वो रज्जबनामा कहलाता है। कौरव और पांडवों के बीच युद्ध का इसके अंदर विवरण मिलता है। इसके अलावा तत्कालीन समय की पितृवंशिक व्यवस्था, पितृवंशिकता का मतलब क्या है? राजाओं का जो उत्तराधिकार का नियम था उसके अंदर पितृवंशिक नियम का पालन किया जाता था। यानी पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों पर और राजाओं के संदर्भ में हम बात करें तो सिंहासन पर अधिकार जमा सकते थे। ऋग्वेद के अंदर भी पितृवंशिकता का जो उदाहरण है वो मिलता है। इसके अलावा विवाह के नियम तत्कालीन समय में पैतृक संसाधनों पर उनका किस प्रकार अधिकार था। विवाह के जो नियम हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था और अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना बहिर्विवाह पद्धति कहलाता था। इसका तात्पर्य है कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्या और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उसके उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जाता था। कन्या की भेंट यानी कन्यादान पिता का एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य इस काल में माना गया है। 8 प्रकार के विवाहों का हमें उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रथम 4 प्रकार के विवाह उत्तम माने गए हैं और अंतिम जो 4 प्रकार है विवाह के वो निकृष्ट माने गए हैं। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते थे। यह समूह एक गोत्र, कुल या एक जाति या फिर एक स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। बहिर्विवाह में गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहते हैं। बहुपत्नी प्रथा यानी एक ही पुरुष की अनेक पत्नियां। बहुपति यानी एक स्त्री के अनेक पति। बहुपति विवाह का उदाहरण इसके अंदर जो द्रौपदी का विवाह है वो है। स्त्री का गोत्र। गोत्र एक प्रमुख चीज इस समय में हमें देखने को मिलती है और सबसे महत्वपूर्ण उस समय का जो ग्रंथ मनुस्मृति है, जिसका संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक हुआ, जिसके अंदर अनेक प्रकार की चीज़ें हमें उस समय के पता चलती है। गोत्र का मतलब क्या है? गोत्र का मतलब है कि जो प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो कोई गोत्र है, आज भी हम गोत्र मानते हैं, वो एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था और उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। और ब्राह्मणीय पद्धति जो गोत्रों की है वो 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई है। अभिलेखों से सातवां राजाओं के नाम, जैसे अभिलेखों से सातवां राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी
पुत्र, यह एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ होता है पुत्र। गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। गौतमी और वशिष्ठी स्त्रीवाची नाम है गौतम और वशिष्ठ के। ये दोनों वैदिक ऋषि के नाम थे जिनके नाम से गोत्र है। बृहदारण्यक उपनिषद है जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद है। आचार्य शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की जो सूची मिलती है किस उपनिषद में? बृहदारण्यक में, और जिसमें कई लोगों के नाम उनके माताओं के नाम से संबोधित किए जाते हैं। कुछ सातवां राजा बहुपत्नी प्रथा, एक से अधिक पत्नी मानने वाले थे। सातवां राजाओं के नाम में मातर नाम या अपने माता के नाम से उद्भूत किए जाते हैं। धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों में 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मण का कार्य वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना, उनको काम था दान देना और दान लेना। क्षत्रियों का कर्म था युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना और यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना था। अंतिम कार्य वैश्यों के लिए भी थे। उसके साथ ही कृषि, गोपालन और व्यापार का कर्म अपेक्षित था। शूद्रों का कार्य था तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। ये तत्कालीन समय की जो पद्धति थी। हालांकि मनुस्मृति में यह मिलता है कि इस व्यवस्था में एक ही परिवार में कहीं कहीं चारों वर्ण के लोग मिल जाते थे। कहने का मतलब है कि उस समय की जो जाति प्रथा थी वो जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित थी। कर्म पर आधारित होने से जो जिस प्रकार का कर्म करता था वो उसी प्रकार। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें श्लोक में ये लिखा हुआ है कि जिस प्रकार का कोई कर्म करेगा, जैसे कोई अगर अध्ययन अध्यापन का, दान लेने का, दान देने का कार्य करता है तो ब्राह्मण वर्ण में कहलाएगा। कोई व्यापार करता है, एक ही परिवार के सदस्य में अगर कोई व्यापार करता है तो वो वैश्य कहलाएगा। उसी परिवार में कोई अगर सेना के अंदर कार्य करता है, देश की रक्षा का काम करता है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। तो कहने का मतलब है वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित थी। इसमें लिखा हुआ है जाति शब्द है जो जन्म पर आधारित हो चुका है, लेकिन वर्ण की जो व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित थी। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। वणिक शब्द का प्रयोग संस्कृत के ग्रंथों में, अभिलेखों में व्यापारियों के लिए किया जाता है। मृच्छकटिकम है, ये शूद्रक का नाटक है। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्य की सूची मिलती है जो निम्न प्रकार का व्यवहार करते थे। शराबी, दुराचारी, इस प्रकार के जो लोग थे वो चांडाल की श्रेणी में आते थे। ब्राह्मणी ग्रंथों के अनुसार संपत्ति का अधिकार का एक और आधार था वर्ण। ये भी है। आदि पर्वों में महाभारत का जो प्रथम अध्याय जो कहलाया जाता है, और मनुस्मृति के अंदर पुरुषों के लिए 7 जो कमाई अर्जित करने के या धन अर्जित करने के तरीकों का वर्णन है, और महिलाओं के लिए 6 प्रकार के तरीकों का वर्णन है कि 6 प्रकार से महिलाएं हैं जो धन अर्जित कर सकती है। महाभारत है वो बहुपति विवाह का उदाहरण है। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा, ये प्रश्न पिछली बार आया हुआ है, द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। द्रौपदी का जो विवाह है, पंचाल नरेश द्रौपदी ने एक स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें शर्त रखी कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए, विजेता उसकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। अर्जुन ने प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए जिन्होंने बिना देखे ही
लाई गई वस्तु को आपस में बांट लेने को कहा। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि द्रौपदी उन पांचों की पत्नी होगी। जब द्रुपद को यह बताया गया तो उन्होंने इसका विरोध किया, किंतु ऋषि व्यास ने उस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार हैं और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया है, अतः नियति ने उनका साथ निश्चित कर दिया। व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने अपने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरेक में एक के बजाय 5 बार पति प्राप्ति का वर मांग लिया। इसी स्त्री ने द्रौपदी का रूप धारण कर लिया। शिव ने उसकी प्रार्थना को पूर्ण किया है। यह भी दृष्टांत इसके अंदर आता है। इसके अलावा अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते थे और शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। उस समय के अंदर जो है क्षत्रिय लोग हैं वही राजा हो सकते थे। पांचाल नरेश द्रौपद ने स्वयंवर का आयोजन किया था। और इसके अलावा कुछ और प्रश्न जो किताब के अंदर से बनाए मैंने, मनुस्मृति है वो संस्कृत के अंदर लिखी गई है और गोत्र प्रणाली है 1000 ईस्वी के बाद 1000 ईसा पूर्व के बाद अस्तित्व में आई। और सातवाहन जो शासक है वो भारत के दक्षिण पश्चिम हिस्से में शासन करते थे। महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे जिन्हें सूत कहा जाता था। जाति जन्म पर आधारित थी लेकिन वर्ण है जो कर्म पर आधारित है। इसके अलावा छोटे प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट हो गए। बड़े प्रश्नों के अंदर से आपको जो है वो याद करने हैं। बहिर्विवाह पद्धति, अंतर्विवाह पद्धति या बहिर्विवाह पद्धति या अंतर्विवाह पद्धति से किस प्रकार भिन्न थी, और मनुस्मृति में उल्लेखित पहली और चौथी विवाह पद्धति को समझाइए। ठीक है, और गोत्र व्यवस्था को समझाइए, यह प्रश्न भी आ सकता है। क्या अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे? महाभारत काल में वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने कौन सी नीतियां या रणनीतियां अपनाई? वर्ण व्यवस्था, शासकों को अपने राज्य में वर्ण व्यवस्था के नियमों को लागू करवाने हेतु वो कहते थे और लोगों को विश्वास दिलाया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। इसके अलावा क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे? नहीं होते थे। और मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए धन अर्जित करने कितने तरीकों का वर्णन है? उल्लेख कीजिए। 6 तरीके हैं, उनका आप उल्लेख करोगे। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन में किस प्रकार जो जटिलता है वो ज़्यादा आई? ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी के बहुपति विवाह के संबंध में इतिहासकारों को विभिन्न मत है, उन 2 मतों का उल्लेख आपको करना है। पितृवंशिकता और मातृवंशिकता में अंतर स्पष्ट करना है। महाभारतकालीन स्त्रियों की विभिन्न समस्याएं भी थी, उनका उल्लेख करना है। तो ये सारा टॉपिक है जो अपना कंप्लीट हो चुका है। आप देखते रहिए। ये सामाजिक विज्ञान के जो सभी पाठ हैं आपकी कक्षा 12 से, वो उसमें महत्वपूर्ण चीज़ों का जो संकलन करके मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप बार बार अध्ययन करें।